तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो एसिड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर अमीनो एसिड में वसा, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं और प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड में भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस और क्वाशियोरकार नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? ऑप्शन ए है दात्र कोशिका रक्तकता, ऑप्शन बी है हीमेटोटा, ऑप्शन सी है हेमोफिलिया, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दात्र कोशिका अरक्तता। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी इंसान के रक्त में पहुंच जाते हैं और उसके पश्चात यकृत में जाकर वे एक वर्ष तक रहकर निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो यकृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है पसली, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क अथवा सेरेबेलम शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशी की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय और शुक्रवाहिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग है। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्ति मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं या ये शुक्राणु आगे की ओर बढ़ने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली और ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता है। रक्त वाहिकाओं और श्वास नलिकाओं में भी इस प्रकार की गति संपन्न होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एंडोलिम्फ नामक पदार्थ किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है आंतरिक कण, ऑप्शन डी है एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंतरिक कण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एंडोलिफ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कण के झिल्लीदार लाइब्रेरी में मौजूद होता है। कर्णावत वाहिनी और स्कालता मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लेटलेट्स मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए है आरबीसी के उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, डब्ल्यूसी के बीसी के उत्पादन में, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त स्कंदन। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट शरीर की एक ऐसी कोशिका होती है जो रक्त स्कंदन करती है और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती है। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती है। मानव शरीर के रक्त में समान प्लेटलेट्स का अंश 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतर्स्रावी और बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रीनल, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। यह बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय द्रव का स्राव करता है जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचक एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों पर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1 ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। कार्बन के निष्कासन में 3 पदों से निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है, एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में कार्बन डाइऑक्साइड निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के समय, 2 बार क्रेब्स चक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूल उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं, रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है। टाइकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से एक असामान्य विकार है जिसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिकल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल स्राव, ऑप्शन सी है वसा अवशोषण, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वसा अवशोषण। लैक्टिकल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टिकल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टिकल्स छोटी आंत से वसा
और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं जो उन्हें दूधिया सफ़ेद देता है। लैक्टिकल्स लियो प्रोटीन के रूप में सामग्री का लसिका प्रणाली ले जाने के एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़ा, त्वचा, गिल। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में, सी है वसा का विटामिन में रूपांतरण, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना, पुतली, आइरिस, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिना पर। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार के मामले में, हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार के मामले में। सार का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। सार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है और ऑक्सीजन युक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय कोशिका में मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का चोट लगने से तंत्रिकाओं के आने वाले संकेत के साथ रिसेप्टर्स आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित होता है जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिका तंत्र उद्दीपकों को ऊतक और अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतकों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी है कड़वा, ऑप्शन सी है नमकीन, ऑप्शन 4 है मसाला, ऑप्शन 5 है उमामी, ऑप्शन 6 है खट्टा, ऑप्शन 7 है तीखा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन जीभ के स्वाद नहीं है? तो जीभ के स्वाद मसालेदार और तीखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और उमामी। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो ऑप्शन ए दिया है धनुषाकार, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी नीचे से धंसा हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन के एक मुख्य मांसपेशी है जो श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल
मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जो पसलियों के पिंजरे की ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वक्ष आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है। बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर ढकेलती हुई शिथिल हो जाती है, जिससे कक्ष का आयतन कम हो जाता है और फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है। हवा फेफड़ा से बाहर निकलने को मजबूर हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार लेता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायफ्राम भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पीयूष ग्रंथि और मस्तिष्क के आकार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य श्रावण को नियंत्रित करता है और साथ ही यह व्यक्ति के स्वभाव और स्वस्थ वृद्धि, लैंगिक विकास को प्रेरित करता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए है लेंस, ऑप्शन बी है कार्निया, ऑप्शन सी पूरी आंख, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्निया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य होता है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आंख को फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिम का निर्माण करना, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंडाशय ओवरी महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य है, पहला है डिम का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स बनाना। थर्ड काम है फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भाशय अवस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 भाग होते हैं, सरफेस, कोर्टेक्स और मेडुला। अगला टॉपिक है मानव रोग एवं उपचार। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पशुजन्य बीमारी, ऑप्शन बी संक्रामक बीमारी, ऑप्शन सी जन्मजात बीमारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पशुजन्य बीमारी। यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के आवक होते हैं, जूनोटिक रोगों का कारण बनते हैं, जिन लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन सी बी तापीय, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल से। दूषित जल पीने से, मनुष्य के रक्त या मूत्र, जानवरों के अन्य ऊतकों से संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे वो पीले कलर का होता है। इससे मानव शरीर का लीवर प्रभावित होता है, इसको पीलिया रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ऑप्शन ए भोजन
संदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से बीमारी और वायु प्रदूषण से बीमारी, फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। हेपेटाइटिस ए वायरस HIV के कारण होता है। यह यकृत की सूजन है। इसका मुख्य रूप से तब फैलता है जब यह एक संक्रमित या बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मतलब जिसको हेपेटाइटिस से हुआ है अगर उसके पास से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है तो यह रोग असुरक्षित पानी या भोजन या अपर्याप्त स्वच्छता, मौखिक गुदा, सेक्स से निकटता से जुड़ा है। इस प्रकार इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? ऑप्शन डी फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी निकोनिसिस, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, 71 का डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। निकोनिसिस, इसे ब्लैक रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है, जबकि कुष्ठ रोग प्राय माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे और लेप्रोमेटिसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्रति अम्ल, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी पीड़ाहारी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंटी एसिड। अपच आमतौर पर एटी रिफ्लेक्स के कारण होता है जो एसिड पाचन रस एंजाइम और भोजन सहित पेट की सामग्री अन्न प्रणाली में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला खनिकों से फेफड़े का काले रोग होता है। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग सामान्य है। इसे निकोनिसिस के रूप में जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है कार्ड स्कल्स सेरिबेलर, ऑप्शन सी है पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम, मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य, पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, पोन्स और मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क का भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खाना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना इत्यादि। यह सब मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग संबंध है फेफड़ों से, कान से, आँखों से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आँखों से। ट्रैकोमा रोग आँखों से संबंधित होता है जो क्लेमाइडिया और ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जल का अभाव, अस्वच्छता, मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों और व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। मायोपिया वो बीमारी है जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं और पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? ऑप्शन ए, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। ऑप्शन बी है, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। ऑप्शन सी है, वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन डी है, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइकिंग प्रोटीन का सक्षम बनाकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। इसका एक्सप्लेनेशन है, वेक्टर टीके को प्रतिरोधक शक्ति रखने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर की जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है जिसे वेक्टर कहते हैं, जो बीमारियों की रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइकिंग प्रोटीन प्रतियां बनाने सिखाती है। अगला क्वेश्चन है, कोविन टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ऑप्शन ए, जीवित क्षीण सार्स कोविन 2 वायरस प्रवेश करा के, वास्तविक सार्स कोवी 2 वायरस प्रवेश करा के, सार्स कोविन 2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, सार्स कोविन 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक जीवित सार्स कोविन 2 वायरस प्रवेश करा के। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कोविन टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित क्षीण सार्स कोविन 2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उसे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही संबंधित है? ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार। ऑप्शन बी है इनसोम्निया खाने का विकार। ऑप्शन सी है डिस्पानिया सांस की तकलीफ। और ऑप्शन डी है एनोमिसिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इसका आंसर क्या है कि सही कूट को पहचानिए। तो सही कौन कौन सा है? तो ये इनसोम्निया खाने का विकार, ये भी गलत है। डिस्पानिया सांस की तकलीफ, ये सही है थर्ड वाला। और एनोसेमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि, ये सही है 3 और 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एनोरेक्सिया खाने संबंधी विकार, इनसोम्निया नींद संबंधी विकार, डिस्पानिया सांस की तकलीफ, एनोसोमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि। तो एनोरेक्सिया खाने संबंधी विकार, एनोसोम्निया नींद संबंधी विकार, डिस्पानिया सांस की तकलीफ, एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। अगला क्वेश्चन है, टेनुयासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलिया, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है।
जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। टेनुएसिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो टेबवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियर, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट कोशिका विकसित हो जाती हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है। एनसीसी न्यूरोसिस्ट कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है जो एक पोक टेपवर्म टेनिया सोलिया के कारण होता है। अथपका भोजन विशेष रूप से सूअर का मांस या टेपवर्म अंडे दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया के विशेषता के द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है विविध से पूछा गया निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है एंटी एलर्जिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक या लैकर आदि उपयोगों में विशेष रूप से किया जाता है। इथाइल एल्कोहल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है जलीय विशेषण, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित अपचयन के द्वारा किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन और उपचयन की अपक्रिया। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। अगला क्वेश्चन है केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं जिनमें से 1 जोड़ी पृष्ठ हृदय और 4 जोड़ी पृष्ठ हृदय शामिल है, पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें और 9वें, 11वें, 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन बी दिया है 70,000 प्रजाति जीवों की और 50,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन सी दिया है 50,000 प्रजाति जीवों की और 40,000 प्रजाति वनस्पति की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। भारत के विश्व के कुल 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति पाई जाती है।
इसलिए इसका आंसर निकटतम आयोग ने ए माना है। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, ऑप्शन सी रासायनिक संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होता है तो वह शरीर के अंदर रोगाणुओं को लक्षित करते हुए प्रतिजैविक क्रिया बनती है। इससे अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन अब हम लोग कल के लेक्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ेंगे।